नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें भूगोल और पॉलिटी के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसमें दो प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो थ्योरी के रूप में पॉइंट वाइज और बहुविकल्पी के रूप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिए और इस वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम थ्योरी के रूप में क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वत श्रेणियाँ, और संविधान का जो टॉपिक है वो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की महत्वपूर्ण श्रेणियों एवं पहाड़ियों के बारे में। बीपीएससी इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत अधिक बनाता है, इसलिए आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे पर्वत श्रेणियों से संबंधित क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो फैक्ट के रूप में कुछ है, भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? मेज की आकृति वाला है। अगला, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। यह क्वेश्चन बन जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार किस शैल के द्वारा बना हुआ है, तो आप कहेंगे पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय शैल का रूपांतरित शैलों से बना है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इसलिए मैंने पहले भी आपसे बताया था इन क्वेश्चनों को और इस जो है फैक्ट को आप अच्छी तरह से देख लेना। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। कैसी हैं? चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां। कहाँ? इसके पठारी क्षेत्र में हैं। आगे देखते हैं, इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। कौन सा भाग? पहला का मध्य उच्च अगला भूमि, अगला दक्कन का पठार। अगला, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि के नाम से किसे जानते हैं? मालवा के पठार के भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली से घिरी है किसके? दक्षिण में मध्य भूमि से और उत्तर में अरावली से विंध्य श्रृंखला घिरी है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और देखना। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की श्रेणी में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अवशिष्ट पर्वत उन प्रांतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। तथा उनका अवशिष्ट या शेष भाग अवरोधक भाग की दृष्टि गोचर होता है। आगे देखते हैं, चूंकि इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों एवं अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण, विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये सब किसके हैं? ये सब अवशिष्ट पर्वत हैं। कौन? विंध्याचल, एक तो विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपका दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ जो कि मैप के माध्यम से हैं। आप लोग देख लीजिए मैप के माध्यम से। ये यहाँ पे क्या है आपका
इस क्षेत्र में देखो, इस वाले क्षेत्र में क्या आपका मिलता है, अरावली पर्वत श्रेणी मिलता है। इधर देखिए आपका विंध्य पर्वत है, ये देखिए विंध्य पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, और इस क्षेत्र में गिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए अजंता है, सतमाला की पहाड़ी है, और ये हरिश्चंद्र श्रृंखला है, ये देखो बालाघाट है। आगे देखिए नीचे, इसी में आप और नीचे आएंगे, दोदा बेटा की पहाड़ी है आपकी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ यहीं पे हैं, और इसी के पास नीलगिरी देखो पहाड़ियाँ, ये देखो क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये कार्डमम पहाड़ियाँ देखो यहाँ पर, ये देखो इस साइड में आपका, ये देखिए पूर्व साइड में आपकी सेवराय की पहाड़ियाँ और जवादी की पहाड़ियाँ। अब इधर देखिए आपका पूर्व की साइड में आपका दंडकारण्य पठार भी पाया जाता है, ये देखिए। फिर मलय की पहाड़ियाँ हैं, फिर गंजजात की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रकार से देखिए आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप लोग इसको जूम करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है, इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तो दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या हुआ, ये देखिए, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। चलिए सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है, इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों में उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, या पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसको? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्व पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह भ्रंशोत पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलग के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। यह क्रमशः नीचा होता हुआ पठार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से, एक गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोग बताइए, प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हम कहेंगे आरावली पर्वत श्रृंखला है प्राचीन। इससे संबंधित देख लेते हैं। आरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं पहाड़ी से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री क्रमियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 किलोमीटर ऊपर पड़ भी चुके हैं। तो ये हमारा इसकी व्याख्या हुई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, हिमालय प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो बताइए आरावली श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में हैं? आपका आरावली श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। आरावली श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? लमसम कितनी है? 570 मिलियन वर्ष ऊपर पड़ चुके हैं हम। 570 मिलियन वर्ष है आरावली की अनुमानित आयु। आगे देखते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, या भारतीय प्रायद्वीप पठार, या पूर्वी तटीय मैदान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप पठार सब भौगोलिक का प्राचीन क्षेत्र है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन रेजीवुड पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, कलिमंजारो, एटना या अरावली। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अरावली रेजीवुड
रेज्यूड पर्वत का उदाहरण है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, दोदा बेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत में पड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए अनाईमुडी या अनामुदी इसको भी बोलते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ। बताइए, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा है? आपका सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला, अन्नामलाई पहाड़ियाँ जवादी या अन्नामलाई पहाड़ियाँ या जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या नल्लामलाई पहाड़ियाँ। अगला, नल्लामलाई पहाड़ियाँ या जवादी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ या जवादी पहाड़ियाँ या नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आप लोग गेस करिए, सही क्रम क्या हो सकता है इसका? तो सही क्रम आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। पहले आपकी नल्लामलाई की पहाड़ियाँ हैं, फिर जवादी पहाड़ियाँ हैं, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए जैसे लिखा भी है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नेरू नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत पठार या खासी की पहाड़ियाँ। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? गेस करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपके ये उच्चावच आकृतियाँ पूरब से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में ही हैं। पहला महादेव पहाड़ियाँ, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर पठार या फिर खासी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कहाँ मिलता है? आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, दोडा बेटा चोटी स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में या विंध्याचल श्रेणी में या सतपुड़ा श्रेणी में। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? बताइए कौन सी पहाड़ियाँ जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? गेस करिए कहाँ मिलते हैं? आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये थोड़ा ऑप्शन में गलत लग रहा है, सी नहीं। कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। हाँ तो यहीं तो मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब ये हमारे रहे, देखो बीपीएससी में भी आया हुआ है पहला ये क्वेश्चन। चलिए अब लोग कुछ हम संविधान से देख लेते हैं, संविधान से कुछ फैक्टों को देख लेते हैं, कुछ थ्योरी को। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। हम लोग फास्ट रूप में पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और जितना हम इसको रिवीजन कर सकते हैं, जितने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, उतने हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए कुछ समितियां हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधित समिति थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति गोपीनाथ बारदोई।
अगला, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधित उपसमिति एवी ठक्कर, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, या प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कार्य संचालन KM मुंशी। अगला है सदन समिति B पट्टाभी सीतारमन, या राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकरण GV मावलंकर, कार्यकरण संबंधी समितियां राज्यों संबंधी समिति एवं वित्तीय स्टाफ कौन है? GV मावलंकर, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लाद करुणास्वामी अय्यर। तो ये हमारी कुछ थ्योरी है। अब कुछ और देख लेते हैं इसमें फैक्ट के रूप में। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिसमें N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लाद करुणास्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इसमें BL मित्रा के स्थान पर N माधवराव था। DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कर्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं BR अम्बेडकर। अब चलिए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ लेते हैं इससे संबंधित। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन थे? संघ संविधान समिति कौन थे आपके? कौन थे संघ समिति के? बताइए, गेस करिए आप लोग। संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे? आप लोग गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं, जो कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति मूल अधिकार समिति या JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति HC मुखर्जी, या संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन KM मुंशी थे। चलिए तो ऑप्शन नंबर, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? बताइए कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या पुरुषोत्तम दास टंडन थे। चलिए दोस्तों गेस करिए कौन सही थे प्रारूप समिति के? गेस करिए दोस्तों, गेस करिए उसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। C सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR। चलिए दोस्तों कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ चलिए, कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, लेकिन हमारे ऑप्शन चेंज हैं। ऑप्शन हमारे चेंज हैं। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब देख लेते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार से संबंधित कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन से संबंधित कौन था? पहले जो इसमें समझ में आया उसको मिला लीजिए। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए? कोई ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन इसमें कोई नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि मूल अधिकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ शक्ति के B.R. अम्बेडकर, और प्रारूप समिति के कौन थे? B.R. अम्बेडकर, और संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग गेस करिए, इसमें बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं। अब देखिए, मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? वही ऑप्शन हमारा रिपीट हो गया है। कौन थे बताइए? सरदार पटेल। आगे देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बताइए कितने सदस्य थे? कितने थे? 6 सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? N. गोपाल स्वामी, या जवाहरलाल नेहरू, या आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, या सरदार पटेल? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी N. गोपाल स्वामी अय्यर या आह्लाद कृष्ण स्वामी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सरदार संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू? बताइए कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? J.B. कृपलानी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अन्य ग्रुपों में इसको भेज दीजिए। धन्यवाद।